कभी कभी एक मूवी फ्लॉप नहीं होती, उसके साथ एक पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बिल्कुल ही ऐसी मूवी थी। आज भी जब एंड्रू गारफील्ड की बात होती है, फैन सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 चाहिए। लेकिन सच बताऊं, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 सोनी का असली प्लान था ही नहीं। सोनी उस टाइम सिर्फ एक सीक्वल नहीं बना रहा था, वो मार्वल को चैलेंज करने के लिए अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा था। एक ऐसा यूनिवर्स जहां सिनेस्टर 6 की अपनी मूवी होती, वेनम की एक अलग फ्रेंचाइजी होती, ब्लैक कैट, स्पाइडरमैन 2099, क्रेवन और माइल्स मोराल तक के प्लान रेडी थे। और सबसे शॉकिंग बात, इन सब का एंड अवेंजर्स की तरह एक बड़े क्रॉसओवर में होना था। लेकिन फिर एक गलती हुई और सुपर हीरो सिनेमा का शायद सबसे एम्बिशियस प्लान कभी रेडी ही नहीं हो पाया। तो शुरू करते हैं 2012 से। मार्वल ने द अवेंजर्स रिलीज की। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये हॉलीवुड के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया था। हर स्टूडियो सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा था, अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है तो हम क्यों नहीं। यूनिवर्सल ने डार्क स्टूडियो अनाउंस किया, वार्नर ब्रदर्स ने DCEU यूनिवर्स स्टार्ट किया, और सोनी के पास एक ऐसा वेपन था जो किसी और स्टूडियो के पास था ही नहीं, स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन ही नहीं, स्पाइडरमैन से जुड़े हुए 900 से भी ज़्यादा कैरेक्टर। सोनी को लग रहा था उन्हें एवेंजर्स की ज़रूरत नहीं है, वो स्पाइडरमैन से ही पूरा यूनिवर्स बना सकते हैं। और यह आइडिया इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके कैरेक्टर्स अकेले ही एवेंजर्स के बराबर स्टोरी दे सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है सोनी का सबसे बड़ा एम्बिशन, और उसका पहला चैप्टर था सिनेस्टर 6। सबको लगता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 डायरेक्टली आती, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। सोनी की नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन 3 नहीं, सिनेस्टर 6 होने वाली थी। और यहाँ सोनी कुछ ऐसा करना चाहता था जो उस टाइम किसी ने भी ट्राई नहीं किया था। एक मूवी जिसमें विलन्स ही हीरो होते, क्योंकि उनका मानना था कि ऑडियंस को विलन पसंद आते हैं, बस उन्हें सही स्टोरी दो। और ये सब सिर्फ रूमर्स नहीं थे, क्योंकि सबसे शॉकिंग रिवील द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। उस सीन में एक मिस्टीरियस आदमी ऑसबॉर्न के सीक्रेट बेसमेंट में जाता है। वहां हर चैम्बर में फ्यूचर विलन के सूट और एक्सपेरिमेंट रखे होते हैं, और फिर कैमरा रुकता है एक फ्रोजन चैम्बर पर, और उसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न का कटा हुआ सर होता है। डायलॉग था, वेक अप ओल्ड फ्रेंड, मतलब नॉर्मन मरा नहीं था, सोनी उसे वापस लाना चाहता था। और अगर तुम और ध्यान से देखो, एक और डिलीटेड वर्जन में उस लैबोरेटरी के अंदर ब्लैक सिम्बियोट भी रखा हुआ था। हाँ, वेनम की प्लानिंग अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के टाइम से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन सोनी ने सिम्बियोट को हटा दिया, क्योंकि वेनम को वो इतना इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं थे, क्योंकि उसके लिए अलग से मूवी बननी थी। और बिलीव करो, ये तो बस शुरुआत थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिनेस्टर 6 बस एक नॉर्मल विलन मूवी होने वाली थी, तो अब जो सुनोगे वो और भी शॉकिंग होगा। ड्रू गॉर्डन का ओरिजिनल वर्जन इतना एम्बिशियस था कि मूवी 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली थी, और उसमें दिखने वाला था सैवेज लैंड। सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी में टाइम ट्रैवल पोर्टल्स भी होते, और सबसे बड़ा सरप्राइज सैंडमैन को लेकर था। लेकिन स्पाइडरमैन 3 वाला सैंडमैन नहीं, एक कम्प्लीटली नया वर्जन। सैंडमैन ड्रू गॉर्डन का फेवरेट कैरेक्टर है, और गेस करो उनकी फर्स्ट चॉइस कौन थी? टॉम हार्डी। हाँ, वही टॉम हार्डी जो आगे जाकर वेनम बने। और इसका क्लाइमेक्स शायद स्पाइडरमैन हिस्ट्री का सबसे इंसेन क्लाइमेक्स होता। स्पाइडरमैन लंदन के बीचों बीच स्काई स्क्रेपर्स जितना बड़ा हो जाता। सोचो, 2016 के आसपास अगर ये विजुअल्स थिएटर में आते तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या होता। लेकिन सोनी का असली इमोशनल कार्ड अभी बाकी था। असली इमोशनल स्टोरी तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में लिखी जा चुकी थी। ग्वेन की मौत बस एंडिंग नहीं थी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग आज भी सुपर हीरो सिनेमा की सबसे इमोशनल एंडिंग में काउंट होती है। पीटर ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन जिस इंसान के लिए वो सब कुछ कर रहा था, उसी ग्वेन स्टेसी को वो बचा नहीं पाया। और यही गिल्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की फाउंडेशन बनने वाला था। मूवी स्टार्ट होती एक कम्प्लीटली ब्रोकन पीटर पार्कर के साथ। ना जोक्स, ना कॉन्फिडेंस, ना वो फ्रेंडली नेबरहुड वाला स्पाइडरमैन। सिर्फ एक लड़का जो हर दिन खुद को ब्लेम कर रहा था, अगर मैं थोड़ा सा और फास्ट होता तो शायद आज ग्वेन जिंदा होती। और बिलीव करो, सोनी इस इमोशनल वीकनेस को स्पाइडरमैन का सबसे डेंजरस वेपन बनाने वाला था। फिर यही एंट्री होती मार्वल के सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म में से एक, द सिम्बायोट की। लोग अक्सर सोचते हैं ब्लैक स्पाइडरमैन सूट का मतलब सिर्फ एक ब्लैक कॉस्ट्यूम होती है, लेकिन कॉमिक्स में सिम्बियोट सिर्फ सूट नहीं होता, वो स्पाइडरमैन की फीलिंग्स को एम्पलीफाई करता था। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी नफरत, सब कुछ 100 गुना बढ़ा देता है। और पीटर के अंदर उस वक्त सबसे ज़्यादा क्या इमोशन था? गिल्ट। इसीलिए सोनी का प्लान था सिम्बियोट से पीटर को फिजिकली स्ट्रांग नहीं, बल्कि इमोशनली डेंजरस बनाए।
इमेजिन करो, ये वही पीटर पार्कर होता जो पहले क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करता था, बट अब वो उन्हें ऑलमोस्ट मारने के पॉइंट तक आ जाएगा। ऑनेस्टली एंड्रू गारफील्ड की एक्टिंग देखकर लगता है वो इस वर्जन को ब्रिलियंटली परफॉर्म करते। एक इंटरव्यू में एंड्रू गारफील्ड ने खुद कहा था, आई स्टॉप पुलिंग माई पंचेस, आई गॉट रेजफुल। ये लाइन शायद उस फ्यूचर स्टोरी का हिंट थी, कभी स्क्रीन तक पहुंची ही नहीं। सोनी पहली बार एक ऐसा स्पाइडरमैन निकालने वाला था जो सिर्फ विलन से ही नहीं खुद से लड़ रहा था। और मुझे लगता है अगर ये मूवी बनती तो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की सबसे डार्क फिल्म होती। अब मूवी के एंड की बात करें तो मूवी के एंड में पीटर रियलाइज करता है कि सिम्बायोट उसे मॉन्स्टर बना रहा है। पीटर उसे खुद से अलग कर देता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि वही सिम्बायोट आगे जाकर बॉन्ड करता है एडी ब्रोक के साथ और वहीं से सेटअप होने वाली थी वेनम की सोलो मूवी। यानी सोनी उस वक्त से ही इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बनाने की सोच रहा था, लेकिन एमसीयू की तरह फोर्सफुली नहीं। हर मूवी अपनी स्टोरी कंप्लीट करती और फिर नेचुरली एक नेक्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस करती, और इसीलिए यह अप्रोच इंटरेस्टिंग लगता है। बट बिलीव करो, यहाँ से सोनी की प्लानिंग इतनी वियर्ड हो जाती है, शायद मार्वल भी ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता। एक पॉइंट पर राइटर्स ने डिस्कस किया था कि पीटर यहाँ तक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला लग जाएगा, एक ऐसा सीरम नेट सेल को रीजेनरेट कर सके, और पीटर क्या करता, सबसे पहले कैप्टन स्टेसी को वापस लाता। लेकिन बस वही नहीं, सोनी डिसाइड कर रहा था ग्वेन स्टेसी को भी वापस लाने के बारे में। लेकिन रुक जाओ, अभी सबसे शॉकिंग पार्ट बाकी है। ग्वेन स्टेसी कार्नेज बन जाती। हाँ, ये सुनकर मुझे भी शॉक लगा। उन्हीं के अंदर एक डिस्कशन हुआ था, अगर सिम्बायोट और जनरेशन को कंबाइन किया जाए तो ग्वेन स्टेसी को कार्नेज में ट्रांसफर किया जा सकता है। इमेजिन करो, पीटर जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी की अगेंस्ट उसे फाइनल बैटल लड़नी पड़ती, लेकिन इस बार उसे खुद ग्वेन को रोकना पड़ता परमानेंटली। ये एंडिंग सिर्फ एक्शन से नहीं होती, ये पीटर की लाइफ का सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन होता। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये सुपर हीरो सिनेमा के सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स में से एक होता। लेकिन पीटर को आगे बढ़ना भी था। सोनी उसे दर्द में नहीं दिखाना चाहता था, वो हीलिंग भी दिखाना चाहता था। इसीलिए अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में मेरी जेन के कुछ सीन शूट किए गए थे, पर शूट करने के बावजूद वो मूवी से हटा दिए गए। लेकिन डायरेक्टर मार्क वेब का मानना था जब ग्वेन की स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके बीच एक नया लव इंटरेस्ट लाना सही नहीं होगा, और ये डिसीजन बिल्कुल सही था। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में आंट में पीटर को काउंसलिंग अटेंड करने के लिए कन्विंस करती है, और वहीं पीटर की मुलाकात होती है मैरी जेन वॉटसन से। तो जब मूवी के फाइनल सीन में पीटर फाइनली ग्वेन को इमोशनली गुड बाय बोल देता है तो वो पहली बार मैरी जेन से पूछता है कॉफी डेट के लिए, और बस इतनी सी ही लाइन ऑडियंस को समझा देती कि पीटर फाइनली मूव ऑन कर चुका है। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 सिर्फ एक सीक्वल नहीं होती, वो एक ब्रिज थी, एक ऐसे यूनिवर्स की तरफ जिसे सोनी अगले 10 साल तक चलाना चाहता था। और जब मैंने सोनी का ओरिजिनल रोड मैप देखा तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं बना रहे थे, ये अपने अवेंजर्स को असेंबल कर रहे थे। सोनी की सबसे पहली गलती अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं थी। सोनी के एग्जीक्यूटिव्स को एक बात का रिग्रेट था, और वो रिग्रेट ग्रीन गॉब्लिन को मारना नहीं। उन्हें लगता था हमने ग्वेन स्टेसी को बहुत जल्दी मार दिया, और सिर्फ ग्वेन स्टेसी को ही नहीं, उन्हें ये भी फील हो रहा था कि रिबूट का सबसे बड़ा पर्पस खत्म हो गया है। याद करो, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 रिबूट ही इसीलिए हुई थी ताकि पीटर को दोबारा हाई स्कूल में दिखाया जा सके, ताकि उसकी टीनेज लाइफ एक्सप्लोर की जा सके। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 तक आते पीटर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। यानी सोनी ने जिस रीजन से रिबूट किया था उसी से वो खुद दूर चले गए थे, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था एक प्रीक्वल। इमेजिन करो, मूवी शुरू होती है अमेजिंग स्पाइडरमैन से भी पहले। पीटर अभी स्कूल में है, स्पाइडरमैन अभी नया नया बना है, और दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न की हेल्थ रोज खराब होती जा रही है। डॉक्टर फेल हो चुके हैं, साइंस फेल हो चुकी है, और नॉर्मन एक डेंजरस डिजीज का शिकार हो चुका है। हायर करता है क्रेवन द हंटर को, लेकिन यहाँ क्रेवन विलन कम और हंटर ज्यादा होता है। उसका मिशन सिंपल था, स्पाइडरमैन को जिंदा पकड़ना, क्योंकि नॉर्मन को लगता था पीटर के ब्लड में उसकी डिजीज का क्योर है। और जब नॉर्मन उस ब्लड से एक्सपेरिमेंट करता तब पैदा होता ग्रीन गॉब्लिन। यानी गॉब्लिन का ओरिजिन भी कंप्लीटली चेंज किया जा रहा था, और मूवी एग्जैक्टली उस पॉइंट पर खत्म होती जहां से अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 शुरू होती। और ये प्रीक्वल आइडिया सुनने में काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसके बाद सोनी रिलीज करता सिनिस्टर 6, और उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे देखकर आज स्पाइडरमैन वर्स फैन पागल हो जाते, स्पाइडरमैन 2099। आज मिगेल ओहायरो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन बिलीव करो सोनी उसे स्पाइडरमैन वर्स इमेजिनेशन से भी पहले लाइव
एक्शन में लाना चाहता था। एंड था फ्यूचर पेयर 2099, एक कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क, फ्लाइंग व्हीकल, मेगा कॉरपोरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज और उसके बीच में मिगेल ओहायरो। सोनी इस मूवी को अपना कैप्टन अमेरिका बनाना चाहता था। जैसे कैप्टन अमेरिका पास्ट रिप्रेजेंट करता है, वैसे स्पाइडरमैन 2099 फ्यूचर रिप्रेजेंट करता। और मूवी के क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट मिलता, एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में न्यूयॉर्क में आ जाता है। नहीं, अब सोनी के यूनिवर्स में एक नहीं 2 स्पाइडरमैन होते और ये सिर्फ बिगनिंग थी। उसके बाद आती वेनम, लेकिन टॉम हार्डी वाली वेनम मूवी जैसी नहीं होती। यहाँ एडी ब्रॉक का पूरा ओरिजिन दिखाया जाता, स्पाइडरमैन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट, सिम्बियोट का कनेक्शन में एडी इस प्रिजन पहुंचता है और एक्सीडेंटली वहीं एक और डेंजरस इंसान सिम्बियोट के चपेट में आ जाता है। एक सिंपल पोस्ट क्रेडिट सीन पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर सेट कर देता। और फिर सोनी लाना चाहता था ब्लैक कैट। अब ज़रा इमेजिन करो, एक तरफ स्पाइडरमैन, एक तरफ वेनम, एक तरफ ब्लैक कैट, एक तरफ मिगेल ओहायरो और सामने मार्वल का सबसे पावरफुल विलन कार्नेज। इनमें में ही ये एवेंजर्स जैसा लग रहा है ना, क्योंकि सोनी भी एग्जैक्टली वही बनाना चाहता था। सोनी का ओरिजिनल फेज 1 इसी क्रॉसओवर पर एंड होगा। स्पाइडरमैन, वेनम, ब्लैक कैट, स्पाइडरमैन 2099 सब एक साथ एक ही मिशन, कार्नेज को रोकना। सोचो अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो आज हम अवेंजर्स असेंबल की जगह स्पाइडर वर्स असेंबल देख रहे होते।